14 घंटे बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सियासी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। देश में हवा किस तरफ चल रही है ये 14 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल का गणित फिट बैठेगा या फिर कुछ सरप्राइज देश के सामने आने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी कि नहीं, कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी जा रही है, तो नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं हमारे हाथ में व्यवस्था है। ये जितनी चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं, इस सब से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। बस कुछ ही घंटे और बचे हैं। सत्ता की पिक्चर तो कल दिखी जाएगी, लेकिन इधर कांग्रेस में भी माहौल बनना शुरू हो गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के महा एग्जिट पोल के बाद एक तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बेहद हाई है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में सीएम फेस पर पेच शायद थोड़ा फंसता दिख रहा है। पूर्व सीएम हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा आज दिल्ली पहुंचे। यहां दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया से उन्होंने मुलाकात की। खबर थी कि राहुल से भी मिल सकते हैं, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा आज वापस रोहतक फिर लौट चुके हैं। इधर एग्जिट पोल के नंबर्स आने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की दिल्ली जोड़ो यात्रा का भी ऐलान कर दिया, यानी कि एक चुनाव का रिजल्ट आया नहीं है, वो अगले चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 23 अक्टूबर से 4 चरण में राहुल गांधी दिल्ली जोड़ो यात्रा कर सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल ने किसी को भी पूर्ण बहुमत, साफ बहुमत नहीं दिया है, लेकिन महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं। तो क्या ये 18 निर्दलीय ही किंग मेकर साबित होंगे? किसी भी एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत आता नहीं दिख रहा। इस बीच 5 मनोनीत विधायकों को लेकर एक अलग ही सियासी जंग छिड़ चुकी है। पीडीपी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने जिन 5 विधायकों को मनोनीत किया है, करने वाले हैं, वो सभी बीजेपी के समर्थक हैं और नतीजों से पहले उनका मनोनयन हेर फेर की एक शर्मनाक कोशिश है। 5 मनोनीत सदस्यों की वजह से अब जम्मू कश्मीर में कुल सीटें हो जाती हैं 95, यानी कि बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 48। 90 सीटें हैं पर 5 मनोनीत हैं, तो 90 का आधा होता 45, पर अब यह आंकड़ा बढ़ करके 48 हो गया है। केंद्र शासित पौंडीचेरी की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत ये प्रावधान किए गए, जिसके तहत अगर उपराज्यपाल को लगे कि विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो 2 महिला विधायक मनोनीत कर सकते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में एक संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया। 3 और विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति फिर एलजी को मिल गई, यानी कि कुल 5 विधायकों को एलजी मनोनीत कर सकते हैं। 5 मनोनीत विधायकों में से 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी पंडित होंगे और 1 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओजेके का सदस्य होना चाहिए। यह नियम इसलिए बना ताकि महिलाओं, कश्मीरी पंडितों, पीओजेके को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। उधर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए यह सारी कोशिश है, पर बीजेपी फिर भी सरकार नहीं बना पाएगी। किस तरीके से आज दिन भर सियासी बयान दिए गए, आइए सुनाते हैं। तो बीजेपी का यह दावा है कि निर्दलीय छोटे दलों का साथ लेकर के जम्मू कश्मीर में पहली बार एक बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल कितना सही होगा ये तो कल ही पता चल जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ तेज हो चुकी है। भले इसके नेता ये कहते हो कि सीएम कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा, लेकिन पेच तो अभी भी है। भूपिंदर सिंह हुड्डा दिल्ली में थे, हरियाणा के प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, कुमारी शैलजा लगातार बयानबाजी कर रही हैं। अधिकतर टिकट आप याद रखिए भूपिंदर हुड्डा के कहने पर ही बांटे गए थे। तो क्या वहां पर ऐन मौके पर अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री को लेकर के कल कुछ असमंजस की स्थिति कांग्रेस में पैदा होगी? यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली में ही असंध में शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर ला खड़ा किया था। संदेश देने की कोशिश की गई कि आपसी कोई भी मनमुटाव इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस पर बीजेपी जमकर राजनीति कर रही है। एक तरफ नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बीजेपी को जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, मैं ना टायर्ड हूं ना ही मैं रिटायर्ड हूं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं,
आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। हाँ, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। सर, आप कह रहे हैं सीएम हार सकते हैं, नवाब सिंह सैनी हार सकते हैं चुनाव? मैं क्या कहा ना, फंसी हुई सीट है। तो ऐसे में सवाल अड़ी में बेहद सीधे, क्या जम्मू कश्मीर में कोई सरप्राइज हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और बाकी छोटी छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय उम्मीदवार मिल करके सरकार बना सकते हैं? क्या आईएनडीआई जेएनके और हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगा? और राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या संदेश हमें कल के नतीजों से मिलेगा? शाज़िया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेता कांग्रेस वरुण पुरोहित, संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख हमारे साथ हैं और सेफोलॉजिस्ट पार्था दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाज़िया इल्मी, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि आखिरी मोमेंट में आप ये कहां से तुरुप का इक्का निकाल करके लाए हैं 5 मनोनीत सदस्यों का? ना तो ये कोई तुरुप का इक्का है, ना ही आखिरी में इस्तेमाल हुआ है। मैं 1-1.5 महीने से जम्मू और कश्मीर रही हूँ। सब जानते हैं जेएनके ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, जो एक्ट है, उसके तहत 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। बल्कि कहा भी जाता है बार बार कि अगर 43 सीट जम्मू में हैं, 47 कश्मीर में हैं, उनमें 5 हैं, 2 माइग्रेंट कम्युनिटीज़ से हैं, 1 पीओ जेके से है और 2 विमेन हैं। तो लगातार, और आप यकीन नहीं करेंगी कि इसके लेकर तो जो लोग सिफारिशें करवा रहे हैं अपने अपने लिए, कुछ महिलाएं वो आ रही हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी ऑफिस में भी और एनसी ऑफिस में भी कि अगर 2 माइग्रेंट कम्युनिटीज़ की बात आएगी तो हमारा नाम डालिएगा, या विमेन के नाम आएगी। तो ये लगातार ही चल रहा है। ये सुनने में पहली बार आ रहा है, क्योंकि अब बात हो रही है कि सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, किस तरह से बनेगी। लेकिन बाकायदा ये उसका हिस्सा रहा है, और जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो ये उसका हिस्सा शामिल है, और ये बाकायदा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, और इसी के तहत सब लड़े हैं। तो अगर इतनी तकलीफ हो रही है बाकियों को इससे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन लड़ने से पहले इल्तिजा मुफ्ती क्या कह रही हैं? इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि ये कि पांचों के पांचों बीजेपी के एजेंट होंगे, और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि नतीजे आने से पहले आप नतीजों को इन्फ्लुएंस कर दें, यानी कि बाकी सब 0 से शुरू करेंगे, आप पहले से ही 5 अपने खाते में डाल कर। देखिए इल्तिजा, सबसे पहले तो इल्तिजा को ये सुनिश्चित करना चाहिए, इल्तिजा जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हो वो कम से कम पाकिस्तान के एजेंट ना हो। फिर वो इसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो। नॉमिनेटेड मेंबर्स रहे हैं हमेशा से, एमएलसीज भी ऐसे रहे हैं, राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है। ये बाकायदा हमारे संविधान का भी हिस्सा रहा है, और जिस तरह से आपके पैकेज में भी मैंने सुना, बिल्कुल वही मॉडल है पुडुचेरी का, और उसके तहत एलजी ही मुखिया होता है। सरकार का भी इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि 5 नॉमिनेट मेंबर्स हैं, तो वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। ठीक है वरुण पुरोहित, तो फिर हंगामा क्यों है बरपा? फिक्र है उनको, लग रहा है ये सब तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था, और आप इतने ही कॉन्फिडेंट है, तो फिर इन 5 से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? मजा जी अभी खुद ही एक्सेप्ट कर रही है। शाहजी जी बीजेपी के ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं, लोग हमको नॉमिनेट करो, हमको नॉमिनेट करो। तो ये देखिए, मैंने कांग्रेस का भी कहा, मैंने एनसी भी कहा, आपने सुन नहीं पाया भाई साहब। मैंने कहा आपने नहीं भाई साहब, एनसी के भी ऑफिस लगा रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है ये कि भैया किसी तरह से हमारा नाम दिलवा दीजिएगा। वो एनसी ऑफिस सब जगह जा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि नॉमिनेटेड श्रेणी से जाएं, खासतौर से महिलाएं, उन्होंने हर एक ऑफिस में खटखटाया दरवाजा। ठीक है वरुण जी, ये प्रक्रिया है, इसको लेकर के राजनीति क्यों की जा रही है? 90 सीटों में से एनीवे कांग्रेस और एनसी कह रहे हैं हमारी तो फुल मेजोरिटी ऐसे आने वाली है। 5 से क्या बिगड़ जाएगा? 5 से क्या बदल जाएगा? 5 से तो सब कुछ बदल जाता है पद्मजा जी। अटल जी की सरकार गिर गई थी, अंकों के गणित पे तो सरकारें बनती हैं। एक राजस्थान में सीपी जोशी 1 वोट से हार गए, रह गए बनते बनते मंत्री मुख्यमंत्री थे। तो संख्या बल से ही तो चलता है डेमोक्रेसी। तो यानी कि आप भी कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होने वाला है, टक्कर का होने वाला है, कोई स्वीप नहीं होगा कम से कम जम्मू कश्मीर में?
मैं तो आपको पहले भी कहा था जम्मू कश्मीर में क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी आने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो जनता का मानस है ना, वो मोदी जी की जो नीतियां, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी का जो एटीट्यूड, उनकी नीतियां, उनका जो व्यवहार है, 4 जून के बाद भी उनका स्वभाव बदला नहीं है। वही पूंजीवादी व्यवस्था लागू करूंगा, भाई आपको क्या जिद ऐसी, आपको क्या हवस हो रही है, सभी पूंजीवादी व्यवस्था लागू करोगे। जो जनता चाहेगी वही तो आप करोगे लोकतंत्र में, पर वो नहीं करना चाह रहे। जो मैंने हरियाणा के चुनाव में भी कहा, किसान आंदोलन हुआ, किसानों शहीद हुए, के बैठे रहिए। एक आदमी भी अगर प्रदर्शन उसकी बात सुननी। अब नायब सिंह सैनी कह रहा था और ऑफिस खोल रहे हैं। हरियाणा पे हम थोड़ी सी देर में आएंगे, हरियाणा में थोड़ी सी देर पे आएंगे। जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर होगी। यशवंत जी, आपको लगता है कि ये 5 जो मनोनीत सदस्य हैं उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? 5 मनोनीत सदस्यों से फर्क तब पड़ेगा अगर बीजेपी 40 सीट के आसपास का आंकड़ा खुद लेके आती है, या 35 से 40 पहुंच जाती है और 10-15 लोग इंडिपेंडेंट उसको समर्थन कर देते हैं। देखिए, ये नंबर में तब फर्क पड़ता है जब आप की सरकार बन रही है, बन गई है, शपथ ग्रहण हो गया है, तभी उसके बाद में मनोनयन की बात आती है ना। अभी तो मुख्य बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल लार्जेस्ट अलायंस जो नियम है उसके हिसाब से उसको बुलाना पड़ेगा अपना नंबर प्रूफ करने के लिए। और जो सिंगल लार्जेस्ट प्री घोषित अलायंस है वो होने की संभावना ऐसा लग रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो सकता है। अगर वैसा नहीं हुआ और बीजेपी के नंबर उनसे ज्यादा आए तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी को ऐसे ही मौका मिल जाएगा सरकार बनाने का। फिर उसमें 5 और जुड़ जाए, चाहे 10 और जुड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो आई थिंक मोटे तौर पर ये बातें बहुत लंबी और दूर की कौड़ी हैं। कल हो सकता है कि नतीजे एक तरफ या दूसरी तरफ बहुत क्लियर आ जाएं और ये 5 सदस्यों वाली बात की जरूरत भी उसमें न शामिल करनी पड़े। तो आपको लग रहा है कि एनसी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है, आराम से बना लेंगे वो? आराम का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर लग रहा है जितने आंकड़े जो हमारा एग्जिट पोल है इंडिया टुडे के साथ में उसके, या बाकी भी जितने एग्जिट पोल हमने आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके आंकड़े बीजेपी से ज्यादा शायद मिलकर के होंगे। ये बात क्लियर दिखाई दे रही, क्योंकि एक बात समझिए पद्मजा कि 43 सीटें कुल जमा जम्मू में हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 43 की 43 भी जीत जाएं तो भी आपको कुछ सीटें, कुछ एमएलए वैली रीजन से चाहिए ही होंगे। तो ये स्थिति डेमोग्राफिकली खाता खुलता दिख नहीं रहा है। जी, डेमोग्राफिकली बहुत ज्यादा सूटेबल स्थिति बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारे इक्वेशन रियल पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर प्ले में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए 5 सीटें महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 5 सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो 5 सीटों की महत्वपूर्ण होने की संख्या तब शुरू होती है जब बीजेपी स्वयं 30 के ऊपर सीटें लेके आए और वैली में कम से कम 15-20 अन्य जीत के आए जिनके साथ में बीजेपी को सरकार बनाने में आसानी हो। ये संख्या बल तब उस दायरे में या उस काउंटिंग में तब शुरू होती है उसकी बातचीत। ठीक है, एक बार जो, क्योंकि हम ये जो 5 की बात कर रहे हैं, कैसा दिखेगा असेंबली, 2 ग्राफिक मैं आपको दिखाऊंगी। पहले कि ये कुल संख्या कितनी है एमएलएज की जम्मू कश्मीर में, इन 5 से क्या फर्क पड़ेगा, और फिर पोल ऑफ पोल्स के नंबर्स बता क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में। तो पहले ये देख लीजिए कि 90 कुल सीटें हैं विधानसभा में जम्मू कश्मीर में। मनोनीत सदस्य जुड़ जाते हैं 5। इन 90 में से 43 है जम्मू रीजन में और 47 है कश्मीर में, यानी कि कश्मीरवादी में 47 सीटें हैं। मनोनीत सदस्य जुड़ जाते हैं 5, यानी कि कुल आंकड़ा बढ़कर के हो जाता है 95, यानी बहुमत का आंकड़ा पहुंच जाता है 48 पे। अब देखिए कि पोल ऑफ पोल्स क्या बता रहे हैं, किसको कितने सीटें मिल रही हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यशवंत जी आपने बताया है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको काफी संख्या में सीटें मिल सकती हैं। तो 5 इधर से और 18 शायद आपने अपने इंडिया टुडे सी वोटर में आपने 18 सीटें दी हैं। बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए, फायदा हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वैली में मैंडेट जो है वो दरअसल किसके खिलाफ जा रहा है या किसके पक्ष में जा रहा है, ये निर्णय हम यहां बैठ करके नहीं कर सकते। पीडीपी बीजेपी के साथ में सरकार बनाने के लिए गई थी और अब पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग एक तरीके से पीडीपी का सुपड़ा साफ होने वाले हैं। अगर वो स्थिति आती है तो ऐसे में ये देखना होगा कि वैली के अंदर कौन से कैंडिडेट, किस तरीके के कैंडिडेट सरकार में बीजेपी के साथ पे जा सकते हैं। वैसे दर्शकों को हम ये भी याद दिला दें
कि पीडीपी वैली की पहली पार्टी नहीं थी जो बीजेपी के साथ गई। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली की पहली पार्टी थी जो बीजेपी के साथ में गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उमर अब्दुल्ला मंत्री थे। इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज की तारीख में हम अभी आप काउंट कर रही हैं 5 सीटें अन्य की और निर्दलीयों की। राजनीति में पद्मजा कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर आंकड़े फंसे तो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबको मिलकर के भी सरकार बनानी पड़ती है। पर पार्था, कोई भी इंडिपेंडेंट, कोई भी पार्टी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं क्या पता पीडीपी की अगर 5 सीटें आती हैं वो बीजेपी के साथ जाकर के मिल जाए। पर कोई भी घाटी की पार्टी, कश्मीर की कोई भी पार्टी, भले से ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट हो, बीजेपी के साथ जाने का रिस्क लेगा पार्था? क्योंकि अभी देखिए जो हम वोट शेयर दिखा रहे थे 28% था 2014 के असेंबली इलेक्शन में, 28% वोट शेयर था पीडीपी के पास। एग्जिट पोल इस बार दिखा रहे हैं कि सिंगल डिजिट यानी कि 5 से 8% वोट शेयर घट करके पीडीपी का हो गया है। कोई भी, भले से वो इंजीनियर राशिद हो या अपनी पार्टी हो, वो ये रिस्क लेना चाहेंगे कि बीजेपी के साथ जाए? देखिए, फाइनल बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर कितना आता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर नंबर बहुत क्लोज है तो शायद कुछ मूवमेंट हो सकता है, बट अगर बीजेपी समझ लीजिए 28-30 इस रेंज में जाता है तो फिर मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, बट पॉलिटिक्स में जैसा सर ने बता रहा था कि पॉलिटिक्स कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। आई थिंक कल 12 बजे तक नंबर थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट जैसे वैली का अभी जो सिचुएशन है, मतलब उस सिचुएशन में जो सेंटिमेंट है, मुझे लग रहा है जो इंडिपेंडेंट एमएलए जीत कर आएंगे उसको बीजेपी के साथ जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो शाजिया, उम्मीद कम ही रखिए आप, भले से ही 18 इंडिपेंडेंट हो। एक दिलचस्प आंकड़ा अपने दर्शकों को देना चाहूंगी, इस बार 365 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा था। और अगर इनके साथ हम छोटी छोटी पार्टीज को मिला दें, यानी कि अगर अवामी इत्तेहाद, कई सारे इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी वगैरह सब मिला दें, तो 45% जो कुल उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं वो छोटी पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट है। पर आपके साथ आना बहुत मुश्किल है शाजिया, भले से ही आपके 30-32 आए या 28 आए। मैं कुछ कहना चाहूँगी इसके बारे में पद्मजा, अगर आप मुझे बस मैं बस कुछ कहना चाहूँगी। देखिए 2019 और 2014 अगर हम ज़रा समझें कश्मीर में और किस तरह से हालात वहाँ बदले हैं, मुझे लगता नहीं ऐसा कोई भी यूनियन टेरिटरी या राज्य होगा हमारे देश में जिसने इस तरह का बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या पूरी तरह से मुकम्मल तौर से जो परिवर्तन देखा है वो कश्मीर ने देखा है। चाहे आप कश्मीर निवासियों की अगर बात करें तो एक पहला मौका है 30 सालों से जब ना वहशत और दहशत के दौर से निकलकर नौजवान पूरी आज़ादी में बाहर निकल रहा है, मर्द, औरतें, परिवार। और वो तो आप 10 साल से बोल रही हैं शाजिया, पर वोट नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि नया कश्मीर हमने बनाया, वो कह रहे हैं हम नई सरकार बनाएंगे नई पार्टी के साथ। मैं कुछ और कह रही हूँ पद्मजा। हाँ, मैं कुछ और कह रही हूँ। आप अगर मुझे 10 सेकंड सुनेंगी तो आप समझेंगी। और देखिए, मैंने एक चीज़ अजीबोगरीब देखी कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हुई है कश्मीरियों के लिए जो उन्होंने कभी देखा नहीं है। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सारा, एक बहुत बड़ा वहाँ तबका ऐसा है जो उसके दिल में कभी नफरत रही होगी भाजपा के लिए, उसको बदलकर काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि चाहे आप सेहत गोल्ड कार्ड देखें, आप चाहे हालात देखें, चाहे आप सड़कें देखें, चाहे स्कूल का खुले रहना देखें, तो एक थी पहले एक अनएक्सेप्टेबिलिटी, लेकिन वो पूरी तरह से तब्दील हो गई है। मैंने बहुत से लोगों को कहते भी सुना कि हम लोग कह नहीं पाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हालात हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो वही बात है जो पीडीपी के वक्त थी, जो एक तरह से बीजेपी को जैसे देखा जाता। तो आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी अब एक्सेप्टेबल हो गई है कश्मीरी वोटर को, कि आपको कश्मीर की सीटें मिलने वाली हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसे बहुत सारे वहाँ पे आपको मिलेंगे कैंडिडेट्स जो बाकायदा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। अब मैं सिर्फ अपनी पार्टी या इंजीनियर रशीद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ जो लगातार जीतते आए हैं, जो मंत्री रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो संजीव जी ज्यादा नाराज एनसी और पीडीपी दोनों से हैं। मुख्तलिफ पार्टियां हैं बीजेपी जो कि बीजेपी को आप एक्सेप्टेबल मानती हैं, तो सबका साथ बीजेपी का विकास हो सकता है वहाँ सरकार में। मैं वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, आपने बोला ना छोटी छोटी पार्टी, इंडिपेंडेंट्स। संजीव जी। यस, देखिए, एक बार जब रिजल्ट्स आएंगे तो एग्जिट पोल्स के अनुसार आते हैं कि कुछ अलहदा आते हैं, कुछ फर्क आते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ नंबर्स गेम पे है।
आज की जो कंट्रोवर्सी बढ़ी है वो ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएस पे है। और जो यशवंत बात कह रहे थे, देखिए कांग्रेस और बीजेपी स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी के हिसाब से बोलते हैं। यशवंत जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे, उनकी बात सही है कि भाई अगर नंबर्स फंसेंगे तो ये 5 रेलेवेंट हो जाएंगे। मेरा इसमें कहना ये है कि किसी भी हम डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के अंदर अगर एक 5 का एडिशनल बम्प दे देते हैं या जंप दे देते हैं रूलिंग पार्टी को, क्योंकि एलजी तो उन्हीं का नॉमिनी है, वो अपने पसंद के लोग नॉमिनेट करेंगे, तो वो एक अनफेयर एडवांटेज है। क्योंकि राज्यसभा में भी नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो गवर्निंग पार्टी के होते हैं, लेकिन उनकी सरकार बनाने गिराने के अंदर भूमिका नहीं होती क्योंकि वो राज्यसभा में होते हैं। तो अगर आपको चाहे वो पौंडीचेरी में फॉर्मूला है, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था, चाहे यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित होना चाहिए था और होना चाहिए कि ये 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स आप रिप्रेजेंटेशन लोगों को ज्यादा मिले, जो लोग रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं असेंबली में, वहां तक तो बिल्कुल लॉजिकल और सही बात है। लेकिन उनको सरकार बनाने में वोटिंग राइट मिलना, वो कभी भी अगर क्लोज इलेक्शन होगा तो आप तो एक +5 हो ही गए ऑटोमेटिकली, एंड +5 इज नॉट अ जोक, क्योंकि +5 मतलब 5%। पर बीजेपी कह रही है ये तो रूल है, ज्यादा थोड़ी, ये तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, इसमें नया क्या है? नहीं, रूल की बात नहीं है भाई, नहीं तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी तो उन्होंने ही बनाया है, तो किसी और ने थोड़ी बनाया था, पहले तो कहीं नहीं था। तो देश में ये जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं ना कि लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए तो सही है कि जो सेक्शंस नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे, लेकिन आप उनको वोटिंग राइट मत दीजिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, आप उनको बाकी डिबेट्स में भाग लेने दीजिए, या एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते, यशवंत जी, 5 क्या 25 लोगों को रिप्रेजेंट, जो संजीव भाई कह रहे हैं वो बात बहुत वाजिब है। विधानसभा है, मैं पूरी बात उनकी बात से सहमत हूं कि ये एक तरह से नॉमिनेशन आप देते हैं उन लोगों को जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वो स्थिति भी आती है, वो भी विचित्र है। लोकतंत्र में ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए किसी को रिप्रेजेंटेशन न मिले, और मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मसला केवल इतने तक सीमित नहीं है। देखिए 75 साल से जम्मू कश्मीर जब पुराने स्वरूप में था, तब लद्दाख और जम्मू की शिकायत ही यही थी कि उनको सत्ता में भागीदारी ही नहीं मिल रही। 75 साल में एक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में जो मिला जम्मू की साइड से, वो भी जब गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक भी हिंदू वहां पर मुख्यमंत्री बने जाने की कवायद के बाहर रहता है, काउंट ही नहीं किया जाता। तो कश्मीरी पंडित का मसला वो आप भी अच्छे से जानती हैं किस तरीके के उनके साथ में कार्रवाइयां हुई हैं। तो अगर केवल एंटी बीजेपी प्लैंक के नाम पर, एंटी हिंदू प्लैंक के नाम पर, एंटी जम्मू प्लैंक के नाम पर सारी वैली मिलकर के और सब लोग मिलकर के भी सरकार बनाएंगे, वो भी लोकतंत्र के साथ में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये केवल कश्मीर की सरकार नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, और मैं इस बात से सहमत हूं संजीव भाई जो कह रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि जो भी सरकार बने, और अगर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा संजीव भाई, मुफ्ती साहब से जब पूछा गया था कि आप भाजपा के साथ में क्यों गए, कांग्रेस के साथ में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि कांग्रेस के साथ में हम कैसे जा सकते हैं, उनके एमएलए में एक भी हिंदू जीत के नहीं आया, और ऐसे हम सरकार कैसे बना सकते हैं जिसमें कोई हिंदू ना हो, केवल मुसलमान भरे हुए हों। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने के लिए बहुत ही धुर विरोधी लोगों को भी साथ में आने की जरूरत पड़ती है, और वही लोकतांत्रिक परिपक्वता है। लेकिन बैकडोर एंट्री से सरकार नहीं बननी चाहिए। संजीव जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं एक ओमर अब्दुल्ला ने सारे इंडिपेंडेंस और इंजीनियर रशीद के बारे में क्या बोला वो दिखाऊंगी। हाँ संजीव जी। रिस्पॉन्ड करने की कोई बात नहीं है, यशवंत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन वो सारे लॉजिक को सही ठहराने के लिए आप एक दूसरा गलत काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लास्ट लाइन के अंदर अपनी पहले की पूरी थ्योरी को नहीं, गलत काम नहीं है। मैं संजीव जी को बताना चाहूंगी, आप बैकडोर एंट्री नहीं कर संजीव सकते। जी, तो आप, मैं छोटी सी बात 30 सेकंड, ताजिया जी बताएं। संजीव भाई बैकडोर एंट्री बोला जाना चाहूंगी। नहीं संजीव भाई, छोटी सी बात बस मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मैं किसी को कॉन्टेस्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन नॉमिनेशन के पावर्स एलजीज को पहले भी दिए गए हैं, और पुडुचेरी में इसको लेकर एक विरोधाभास रहा और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ और उस पर बहुत हंगामा हुआ। तो बाकायदा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनको वो सारे राइट्स हैं
जो बाकी इलेक्टेड एमएलएस को है, इंक्लूडिंग वोटिंग, तो वो वोटिंग प्रिविलेजेस भी उनको है। और 2018 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो 3 मेंबर्स को जिनको नॉमिनेट किया गया था एलजी द्वारा, उनको वही सारे पास दिए गए। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। और अगर आप जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे फिर आप कहेंगे वो भी बीजेपी ने बनाया है, तो वो तो सही बात है, जाहिर है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया भी है, तो उसमें आप यही पाएंगे। अगर मैं सिर्फ एक बात कह सकूं यहाँ पे पद्मजा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें सही हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जैसे यशवंत ने एक लाइन में कहा बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 80s में इलेक्शंस रिग हुए और रिग होने से मिलिटेंसी पैदा हुई और उसके बाद से हालात 20-30 साल तक लगातार बिगड़े और हमने सबने देखा क्या हालात बने। ये बिल्कुल सही बात कश्मीर में स्पेशली मैं तो 15-20 साल तक साल में 10 नहीं बिल्कुल सही कहना जाता था। पद्मजा, कोई ऐसा 96 में हम लोग ने पहला कश्मीर का सर्वे अभी तक किया था। मैं संजीव भाई आपकी बात को ऐड करने के लिए कह रहा हूं। वर्डिक्ट जो है यशवंत, मतलब मैं सिर्फ मैं सिर्फ मेरे को कंप्लीट करने दीजिए कि मैं सिर्फ एक लाइन और कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि जिससे ये लगे कि जनता का मत कुछ और था और ये 5 विधायकों की वजह से वो मत को एक तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया। बस मेरा वही लिमिटेड पॉइंट है। बिल्कुल सही कहना है आपका संजीव भाई। मैं केवल आपकी बात में ऐड करने के लिए कह रहा हूं पद्मजा, क्योंकि कश्मीर में सबसे पहला चुनावी सर्वेक्षण हम लोगों ने 1995-96 में किया था सी वोटर ने, और वीक मैक पत्रिका का कवर स्टोरी था, बीबीसी भी ने उसको पिक किया था उस समय। मुझे अच्छे से याद है कि 87 के चुनाव के जख्म इतने ज्यादा हरे थे और दर्शकों को उतनी याद नहीं है। 87 का चुनाव फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने गठबंधन से लड़ा था और तब तमाम जम के रिगिंग हुई थी, इतनी ज्यादा कि 82% वैली के लोगों ने कहा था 96 के चुनाव में कि उन्हें डर है कि चुनाव दोबारा रिग किए जाएंगे। 87 के जख्म जिसका जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फाउंटेन हेड था वहां की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जाननी दर्शकों को भी कि किसी भी तरीके से, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि न केवल जबरदस्त टर्नआउट बढ़ा, लेकिन इस पूरे चुनाव में मैं चुनाव आयोग को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। जिस सलीके से चुनाव हुए हैं, एक भी आवाज चुनाव गलत ढंग से कराए गए हैं, चुनाव में कोई रिगिंग हुई है, फ्रॉड वोटिंग हुई है, इस तरीके की कहीं से कोई आवाज वैली से कहीं से भी नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसलिए लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना रहे, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि किसी भी किस्म का ऐसा बैकडोर वाली बातचीत या वो ना हो जिससे लोगों को लगे कि हमारे जनादेश के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और बैकडोर से याद आया इंजीनियर राशिद की, वो उनके बारे में उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। आज सुबह से ही उमर अब्दुल्ला बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, हर चीज पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने खुद अपने पिताजी, जब उन्होंने पीडीपी की बात की, उन्हीं को उन्होंने रिएक्ट करके कह दिया कि भाई कोई ना हमें पीडीपी एक्सटेंड कर रही है सपोर्ट, लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये देखिए उन्होंने क्या बोला। वो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद के बारे में, अगर हम ऊपर जाए थोड़ा तो क्या बोला उन्होंने, द मैन गोज टू दिल्ली फॉर 24 आवर्स एंड कम बैक टू प्ले स्ट्रेट टू द हैंड्स ऑफ द बीजेपी। इंजीनियर रशीद दिल्ली जाते हैं और आकर के बीजेपी के एजेंट बन जाते हैं कश्मीर में। ये सिर्फ एक कोशिश है। The BJP would like nothing more than to extend central rule in J&K if they aren't in a position to form a government। ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला पार्था तो सेंट्रल रूल दोबारा कश्मीर में लग जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है यहां पर। और आप पहले जिक्र कर रहे थे, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी काफी अनपॉपुलर हो गए हैं कश्मीर वैली में। सोचिए, जिनको कश्मीरी पार्टी, वैली की पार्टी कहा जाता है, वो अब खुद अपने चुनाव लोकसभा में नहीं जीत पाए। पार्था, देखिए इस बार कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी पार्लियामेंट इलेक्शन हार गया और पीडीपी का हेड तो तो क्या है, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग हार गई। ये नंबर से इंडिकेट कर रहा है। तो वैक्यूम क्या कांग्रेस का सपोर्ट से एनसी इस बार मैनेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये है। तो पब्लिक डेफिनेटली क्या है, वो जो एनसी और पीडीपी का जो सिस्टम चल रहा था कश्मीर में, उससे क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहा है। एटलीस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन का रिजल्ट्स वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए शायद आई थिंक सारे एग्जिट पोल में जो इंडिपेंडेंट्स का नंबर ज्यादा आ रहा है, तो वो वैक्यूम ही इंडिकेशन कर रहा है। जो वैक्यूम है, दूसरा कोई बंदा उसको अगर स्पेस ले सकता है तो ले सकता है। क्योंकि देखिए 47 सीट्स कश्मीर से आ रहा है, तो अगर इस तरीके से इलेक्शंस नहीं हो रहा है, जब बीजेपी को हटाने के लिए 47 ही एक बॉक्स में कहीं पर इधर जा रहा है, मतलब कोई एग्जिट पोल तो एटलीस्ट वो इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। फ्रैक्चर्ड है,
और लोकसभा इलेक्शन से अगर मैं उसको ट्यून कर लूँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा स्पेस है दूसरा पार्टी के लिए, वो स्पेस शायद इंजीनियर रशीद ले सकता है, दूसरा कोई ले सकता है, देखना पड़ेगा कल। पर ज्यादातर पूरे देश में हमने देखा है, खास तौर पर जहां तक मुसलमान वोट है, जो वोट काटने वाली पार्टीज होती हैं, भले से ही वो इंडिपेंडेंट हो या फिर कोई छोटी छोटी पार्टी हो, जैसे कि आईएसएफ था पश्चिम बंगाल में, उसको वो वोट अपना नहीं बांटने देते हैं। फिर कश्मीर का मुसलमान वोट जो है क्यों इस तरीके से बटेगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आया पार्थ। नहीं देखिए, यहाँ पर क्या डेमोग्राफी में आप समझ लीजिए क्या है, वो एक सीट जीतने के लिए वोटिंग होता है, मतलब एक स्ट्रैटेजिकली मोर देन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो मैं पहले जो बोल रहा हूँ, अगर आप जिसको सरकार में मतलब जिसको मजबूरी वोट डालना पड़ रहा है, मतलब अगर आप समझ लीजिए उमर अब्दुल्ला साहब हार रहा है, ये महबूबा मुफ्ती हार रहा है, तो मतलब पॉपुलैरिटी डेफिनेटली घटा है। अभी क्या है, इट इज ए कंपल्शन, जे मुझे वोटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर कांग्रेस अलायंस नहीं करता था, मतलब मैं यशवंत सर आई थिंक बेटर बोल सकता है, वो सिचुएशन में आई थिंक सिचुएशन काफ़ी और डायनेमिक हो जाता था, तो और मतलब उसमें शायद कांग्रेस ज़्यादा एंट्री कर पाता था। शायद ये अलायंस के लिए क्या है, कांग्रेस साथ में है, तो इसीलिए क्या है, एक बीजेपी को हटाने के लिए थोड़ा मजबूरी में भी एनसी को वोट करना पड़ रहा है। इंजीनियर रशीद की इतनी चर्चा हो गई है, खुद वो हमारे साथ अब अड़ी में जुड़ गए हैं। आप ये बताइए इंजीनियर रशीद, बेहद नाराज हैं आपसे उमर अब्दुल्ला, सारी जितनी पीडीपी एनसी के नेता हैं वो पानी पी पी कर आपको बोल रहे हैं, आपको कोस रहे, कह रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। पर सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आपकी करीब 5 या 6 सीटें आ जाती हैं, 1-2 सीट तो आपकी गारंटीड मानी जा रही है, खुद आपकी जो सीट है जहां से आपके भाई लड़ रहे हैं, आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मैडम, मेरी पहली बात यह है कि मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है, न सरकार का हिस्सेदार बनना। मेरे लिए प्रायोरिटी है कि इस मैंडेट को, चाहे सीट कोई मिले ना मिले, इसको इस्तेमाल किया जाए, जो डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ उसके खिलाफ फाइट की जाए। और कल जब रिज़ल्ट आने दें, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जो भी मेरी रियासत के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, मफाद में होगा, हम वही करेंगे। नहीं, पर आपको मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। एक कि आप कांग्रेस एनसी के साथ जाएं, 2 आप बीजेपी के साथ जाएं, तीसरा सारे इंडिपेंडेंट्स साथ मिलकर के और आप मिलकर के किसी का आउटसाइड सपोर्ट ले लें। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा और सबसे मुफीद आपको लग रहा है? मैम, पहले मुझे लगता नहीं है कि किसी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे नहीं पता कि हमें 1 सीट आती है, 2 आती हैं, 10 आती हैं, कुछ आता है। मैं हवा में बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, आप मुझे पहले से जानती हैं। मेरे तक इतना था एक अच्छी कैंपेन। अब अगर हमारे पास नंबर कुछ आते हैं और हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ 3 में से कौन बेस्ट चॉइस है, तो फिर मेरे पास रहेगा ही क्या कहने के लिए। सो लेट अस वेट टिल टुमारो। अगर हमें कोई नंबर आता है, आई डोंट नो व्हाट विल बी द पीपल्स वर्डिक्ट, उसके बाद जो भी अच्छा लगेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम वो करेंगे। फिर जो आपने एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस की बात की, मेरे लिए सारे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ सामने से वार करते हैं, कुछ पीछे से वार करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर। इट डजंट मेक मी अ डिफरेंस एनीवे। अब अगर ऐसा स्टेज आता है तो आई विल मेक अ चॉइस दैट सूट्स माई पीपल, जो मेरे लोगों को सूट करे। नहीं, पर कौन सा आपके लोगों के लिए सबसे सही है? जब आप कह रहे हैं मेरे लोगों के लिए जो सही है, कौन सा ऑप्शन? मैं कबल अज़ वक्त कोई ऐसी बात कह के अपना मजाक नहीं बनाना चाहता जो कल पॉसिबल नहीं है। वेट कीजिए आप, जब इतना वेट किए 24 घंटे हो जाएं, कल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इफ देयर नीड अराइजेस, टिल देन व्हाई शुड आई से एनीथिंग। ये बताइए कि अचानक से शायद कब सितंबर में आपको बेल मिल गई, आपके ऊपर एक तबका तब से चिपक गया है तमगा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बड़ी कन्वीनियंटली आपको बेल भी एन मौके पर मिल गई, उससे क्या आपको नुकसान हुआ है? पहले मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करूं, मुझे उन लोगों के इन गंदे सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि 5.5 साल मैं जेल में रहा और सो कॉल्ड गुपकार अलायंस बाकी लोग मज़े यहाँ लेते रहे। 5.5 साल मेरी फैमिली में 2 डेथ्स हुई। मेरे पेरेंट्स ओल्ड एजेड थे, उनको मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। आई फेस्ड द ऑपरेशन, वो लोग तो मज़े ले रहे थे, लिहाजा मुझे उनके सवालों का जवाब देना नहीं है। और अगर मुझे बीजेपी से कुछ होता तो मैं फिर जेल जाता ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपने प्रॉस्पेक्ट्स की बात की, आपको मैडम मुझसे इंसाफ करना होगा, क्योंकि मेरी
इंटरीम बेल जब हुई, वो तो जब केजरीवाल को बेल मिली 1 महीने के लिए, उसी तरह मुझे भी मिली, उसमें भी किसी का फेवर कहाँ से आया। दूसरी बात, जब मुझे बेल मिली 2 फेज का नॉमिनेशन सिक्योरिटी सब पूरा हो चुका था। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, मेरी पार्टी में कोई लोग नहीं थे, अनरिकॉग्नाइज्ड थी। तीसरे फेज में 2 दिन बचे थे। सो आई कुड नॉट परहैप्स मेक द बेस्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स, दो इट मे बी अ राइट चॉइस। दूसरा, मुझे फिर 12 दिन में सिंगल हैंडेडली 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करना पड़ा। बट स्टिल जो मोहब्बत, जो प्यार लोगों ने मुझे दिया, आपने खुद भी देखा होगा, सबसे बड़ी रैलियां हमारे जलसों में थी, जहां पैसा खर्च नहीं होता था, जहां लोग अपनी जेब से तेल डालते थे। आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि सबसे अच्छा वोट शेयर हमें मिला होगा, और सीटें कितनी मिलेगी उसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। तो सीएम कौन बनेगा आपके हिसाब से? मेरे लिए, मैं कहता हूँ, मेरे लिए कभी दिलचस्पी ही नहीं है। अगर मेरे लिए पावर मैटर करता तो मैं बीजेपी से हाथ मिला के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था। मैंने इंडिपेंडेंट जीता था, मैं 11 साल एमएलए रहा, मैंने सर का इक़्तिदार की तरफ देखा भी नहीं। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जो भी गवर्नेंस दे, जो भी सरकार बनाए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी बने, सवाल यह है कि जो डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए जो भी अच्छी आवाज़ होगी, जो भी कुछ प्रैक्टिकल मूव करेंगे, आई एम विद देम। तो कौन सी अच्छी आवाज़ है? क्या उस आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में बीजेपी भी शामिल है? क्योंकि उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि स्टेटहुड हम देने को तैयार, और स्टेटहुड हम ही दे सकते हैं। एनसी कांग्रेस जब तक केंद्र में नहीं आएंगे तब तक वो नहीं दे सकते स्टेटहुड वापस। मेरी लड़ाई स्टेटहुड नहीं है। वो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 ख़त्म करके गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। हम लोग चाहते थे जम्मू कश्मीर का इशू परमानेंट रिजॉल्व हो, उन्होंने हमें उसको हमारी तवज्जो हटा के, हमारे मतलब J&K के लोगों की तवज्जो हटा के गोल पोस्ट शिफ्ट किया 370-35 पर। मेरे लिए, मैं फिर भी कहता हूँ, पूरा डिसएम्पावरमेंट जो हुआ उसको ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिश करे उसके मैं साथ हूँ। पर कांग्रेस भी तो 370 के हक में खड़ी नहीं हुई है। अगर एनसी कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो भी आखिर बदलेगा क्या? आप एंटी बीजेपी है क्योंकि बीजेपी ने 370 हटाया, आप एंटी कांग्रेस हैं क्योंकि कांग्रेस 370 पे चुप है, तो फिर किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। कौन आपके लिए ऑप्शन है सपोर्ट करने वाला? एग्जैक्टली, आपने सही बात की। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में यही बात कही, बल्कि अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। दुख तो ये है कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में एनसी पीडीपी को साथ लेकर दे हैव एब्सोल्यूट डबल स्टैंडर्ड्स। पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी से कोई ये पूछे, आप तो स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो बीजेपी भी कहती है। 370 पर कांग्रेस खामोश है, और 370 को असल खोखला कांग्रेस ने ही तब 47-53 से आज तक किया। लेकिन आज कांग्रेस 370 पर बात ही नहीं करती है। मैंने कैंपेन में कहा कि अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इतना कहे कि जब भी उनको मेजॉरिटी मिलती है 2029 में, आगे उससे पहले, आई एम रेडी टू सपोर्ट देम, लेकिन उसका वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट उनके मतलब लोगों तक भी हमने ये बात पहुंचाई, अगर आप 370 को अपने नेशनल मैनिफेस्टो में रखेंगे और ये कहेंगे कि जब भी हमें मेजॉरिटी मिलती है तो हम आपका 370 वापस करेंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। कांग्रेस J&K में एक बात बोलती है और बाकी कंट्री में दूसरी बात बोलती है। दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू, लेकिन कांग्रेस उससे एक्सपोज हो गई है। फिर भी अगर आज भी वो कुछ कंक्रीट कहते हैं तो लेट देम कम फॉरवर्ड। अगर आज भी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि 370 हम वापस लाएंगे अगर हमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है, तो आई विल सर्टनली सपोर्ट देम। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछती हूँ, आप भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स करते हैं, आप भी जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, आपने अभी उनका जिक्र किया था, कहीं आप कश्मीर के केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे? मुझे केजरीवाल बनने की जरूरत नहीं है, मुझे इंजीनियर सीधे रहने दें। मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी औकात उतनी नहीं है, मेरे लिए पावर कभी मैटर करता नहीं है, ट्रस्ट मी। फिर मैं 5.5 साल जेल ही नहीं रहता अगर मैं कंप्रोमाइज करता। बाकी जिसको जो कहना है वो कहें। और अगर आपने खुद कहा कि एनसी, पीडीपी, सज्जाद लोन, सारे इट वाज ऑल वर्सेस मी, सीटें वो जीत जाए बेशक, लेकिन सब मुझ पर ही अटैक करते थे। उनको दे आर रीडिंग राइटिंग ऑन द वॉल कि फ्यूचर अवामी इत्तेहाद पार्टी का है, एक आम आदमी का है। इंजीनियर रशीद का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो इश्यूज़ पर बोलना था, वो लोगों के दिलों में टच कर रहा है। काश मुझे एक हफ्ता मिल गया होता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, इनका जनाजा मैं कश्मीर से निकाल के लखनपुर के उस पार तक डाल देता। लोग हमारे साथ हैं, वो आपको पता भी चला होगा, लेकिन मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, टाइम नहीं था, रिसोर्स नहीं थे। तो इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आई एम नॉट कुंडल, आई स्टैंड फॉर एवरीवन, बी फ्रॉम जम्मू, बी फ्रॉम कश्मीर, बी फ्रॉम लद्दाख।
हम सब एक हैं, हमारे इश्यूज एक हैं, हमारे मुद्दे एक हैं। ठीक तो आई एम श्योर इन कमिंग डेज सरकार जो भी हो, मोदी जी हो कोई और हो, वो मजबूर हो जाएंगे हमसे बात करने के लिए। क्योंकि मैं एक शेर आपसे अर्ज़ करूंगा, उमर साहब के लिए, बीजेपी के लिए जो ये सरकार बनाने की दौड़ में पागल हो गए हैं, इनके लिए मेरा एक शेर है, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंजीनियर रशीद। वरुण पुरोहित दिलों पर हुकूमत करने के लिए तैयार है इंजीनियर रशीद। वो तो आज भी कह रहे हैं कि आप उनको अश्योरेंस दे दीजिए कांग्रेस पार्टी की, तो 370 वापस लाने वाले हैं, वो सपोर्ट दे देंगे कांग्रेस को। पद्मजा जी, सबसे पहले तो सबके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ना तो लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है। जैसा कि 10 साल में मोदी जी एक प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम पार्टी हिंदू वोट अपने साथ ले लेंगे। और मैं आपको ये जो आपने शुरुआत करी थी कश्मीर में 5 विधायकों की, संजीव जी ने बहुत बढ़िया बात की, पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की बात की, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अब इन्होंने तो कह दिया शायद ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, सुप्रीम कोर्ट तो जो एक्ट बन गया उसको इंटरप्रिटेशन करती है, चेंज थोड़ी कर सकती है। अरे आप 5 विधायकों पे कहाँ चले गए? इंजीनियर रशीद ने ऑफर जो दिया उस पर तो बात ही नहीं कर रहे आप। ये तो इनके 3 तोते एक्टिव हो चुके हैं, गांधी जी के 3 बंदर थे बीजेपी की, जो मोदी सरकार के बाद 3 तोते हैं, तो उस हिसाब से इंजीनियर रशीद अभी तो कुछ भी बोल रहे हैं, कल आप देखना क्या होगा, अगर बीजेपी की तरफ जाना होगा तो उधर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी, मैंने कहा ना कि ना तो कॉम्युनल है ना राइटिस्ट है लेफ्टिस्ट है, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड गांधी दर्शन पे, हमारी गांधी फिलोसफी पे चलते हैं। ठीक है, उस गांधीयन फिलोसफी में 370 को वापस लाने की भी फिलोसफी है। 370 जो है, देखिए जब आजाद हुआ था भारत उस हिसाब से बनाई गई थी, उसके बाद इंदिरा जी ने अपने कालांतर में उसको कई तरह से उसकी पूंछ काटना, कान काटना कर दिया, ये तो क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी। तो 370 को वापस लाएंगे नहीं लाएंगे, जो स्टेटहुड है कश्मीर का, जो 370 के टाइम से स्पेशल स्टेटस नहीं, एक स्टेटहुड था। चलिए, आपने गोल गोल कर दिया, पूरा इतिहास आपने समझा दिया, हाँ ना वाला जवाब नहीं दिया 370 पे। पार्था, इसे शायद समझ में आ जाता है कि एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ क्यों, यशवंत जी, कश्मीर में। बिल्कुल, वो भी समझ में आता है। और एक बात और भी है जो मैं आप पे आऊंगी शायद, अभी बस तुरंत आप पे आ रही हूं। देखिए, कश्मीर का मसला सेंसिटिव है, मैं इस बात को समझता हूं पद्मजा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो लोगों को हिट करता है या जिस जगह पे जाकर के राजनीति उधड़ जाती है, वो बात ये समझने की है कि इस मुल्क में कम से कम आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जहां पर माइनॉरिटी होते हुए भी कांग्रेस ने हिम्मत दिखाकर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर दिए हैं इतिहास में। लेकिन आज तक कांग्रेस एक लाइन ये नहीं बोल पाती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम हिम्मत रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू का एक हिंदू चीफ मिनिस्टर बना करके हम दिखाएंगे, या पंजाब में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर हम पंजाब में देंगे। देखिए, इसलिए जो हिम्मत है, हिम्मत इतनी ज्यादा दिखानी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट, आपने कांग्रेस को इंटरप्रेट गलत क्यों कर रहे हो आप? तो किस बात की हिम्मत दिखाएंगे इसमें? नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, आप मुझे गलत साबित करें, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मुझे बहुत खुशी होगी राष्ट्रीय नेटवर्क पे आप हिम्मत दिखा के ये बात बोल दें, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं, आप बोल रहे हो तो कांग्रेस हिम्मत करे, हिंदू सीएम बना दे, मुस्लिम सीएम बना दे, घोषित करे ना, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जम्मू को, अरे भाई कॉम्युनल पार्टी है ही नहीं हमारी। आप कल को तो कहते हो जैन कम्युनिटी को करो, तो भी कहते हो सिख को करो, ये कैसे कर देंगे भाई? हम हमारी हमारी जो फिलोसफी है उसी को चेंज कर देंगे आपके कहने से। सर, आप कह सकते हो हिंदू सीएम। सर, कांग्रेस कहती है ना जितनी आबादी उतना हक, तो हिंदू आबादी को भी हक है ना कि उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। जो टॉप पोस्ट है मुख्यमंत्री आवास में, एक हिंदू भी रह ले। भाजपा कह रही है हम एक डोगरा को बनाएंगे, डोगरा मुख्यमंत्री देंगे हम पहला जम्मू कश्मीर को। ने कभी भी पद्मजा जी कास्टिज्म नहीं किया। इंदिरा जी की कैबिनेट थी, से आरोप लगा देते थे आधे ब्राह्मण मंत्री, आधे ब्राह्मण मंत्री। ये समस्या क्या होती है पद्मजा? देखिए, मैं उनकी बात समझ रहा हूं, और लेजिटली अगर आप लीगली बात करें तो वो जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कागज के ऊपर कांग्रेस या कोई भी पार्टी से, लेकिन बाकी पार्टियां जब बोलती हैं, करती हैं, जनता सवाल भी पूछती है। जैसे मैं इस राजनीति के बियॉन्ड बात कर रहा हूं पद्मजा, सवाल ये है क्या जम्मू को छोड़ करके सरकार बन सकती है? मानिए फर्ज कीजिए कल रिजल्ट आते हैं, जम्मू की बहुतायत में सीट, जैसे पार्थो कह रहे थे, एक तरफा जीत, या आज सीएसडीएस के आंकड़े आए हैं, सीएसडीएस के आंकड़ों में तो 49% तक उन्होंने बीजेपी को जम्मू में वोट शेयर प्रेडिक्ट किया है। और अगर बीजेपी 49% जम्मू में पोल करती है तो यकीन मानिए 43 में से मिनिमम 35 सीटें फिर जम्मू बीजेपी लेके, तो प्रॉपर अगर पॉसिबल, अगर ऐसा होगा तो अगर जम्मू के इलाके में एक पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिलती हैं, तो क्या इस सरकार में, नई सरकार जो भी बने,
उसमें विदाउट जम्मू सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये साधारण क्षेत्र नहीं है, हमारे देश का सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इलाका रहा है। ऐसे में दुनिया भर में जब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में सरकारें बनी हैं तो नेशनल यूनिटी की सरकारें बनी हैं। हमने दुनिया भर में एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन आज तक कभी जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी ने भी नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आज तक एक पार्टी ने नहीं बोला कि ये बड़ा राज्य है, आइए मिलकर सरकार बने, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी वही करेगी जो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ किया, वो एक हिंदू उप मुख्यमंत्री बना और हम देंगे। इंजीनियर राशिद को बोलते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, इंजीनियर राशिद को आप बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के साथ सरकारें नहीं बनाई? केवल भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दें, ये लोग जो मिलकर कभी सरकार में साथ में नहीं आए, मैं इस बात को मानता हूं, ये दो ध्रुव हैं। लेकिन क्या दो राष्ट्रीय पार्टियां कभी ये नहीं बोल सकती कि नहीं, जम्मू कश्मीर के हित में हमको राजनीतिक हित पीछे करके इस समय मिलकर सरकार में? बताइए वरुण पुरोहित, अब जवाब दीजिए फिर शाजिया इल्मी। हाँ, अब इन्होंने सही बात की, नॉन पॉलिटिकल हट करके आप बात करते हो तो सारे दलों को बैठ करके मोदी जी जो सर्वदलीय बैठक तो बुलाने के कभी हिमायती रहे नहीं, अटल जी थे इस प्रकार के जो विपक्ष में थे। कांग्रेस तो हमेशा कहती सर्वदलीय बैठक उठाए, मोदी जी को क्या दिक्कत है? मोदी जी तो शुरू से जैसे कांग्रेस और गांधी परिवार से दुश्मनी निकालना है वो चल रहा है। सर, सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है? सरकार अगर एनसी कांग्रेस की बनेगी तो बैठक एनसी कांग्रेस की होगी, सर्वदलीय बैठक क्यों होगी? नहीं, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी बैठ के बात कभी नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं करें, मोदी जी वो सवाल नहीं पूछ रहे, उन्होंने जो असली सवाल आपसे पूछा फिर से उसको गोल गोल कर गए। असली सवाल उन्होंने ये पूछा कि जम्मू के प्रतिनिधित्व के बिना सरकार बनना क्या मुमकिन है, जब अब तो 47 कश्मीर की हैं और 43 जम्मू की सीटें हैं, लगभग बराबर सीटें हैं। पद्मजा जी जो उन्होंने सवाल पूछा वो कोई भी पार्टी फॉलो नहीं करती। अगर विधायक दल की वोटों के हिसाब से बैठक होने जाए, पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बने, जब ऐसी कोई स्थिति आए तो आप इस बार मोहब्बत की दुकान खोल लीजिए ना जम्मू में। नहीं तो आप सीटें आने दीजिए। आपको किसने रोका है? आप करिए मोहब्बत जम्मू से। आप कल रिजल्ट आने दीजिए, जम्मू से अगर हमारी ज्यादा सीटें आएंगी तो जम्मू का रिप्रेजेंटेशन देंगे, सीटें जहां से ज्यादा आएंगी उसी का तो रिप्रेजेंटेशन देंगे। लोकसभा में क्या होता है, जो ज्यादा सांसद आते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है शाजिया इल्मी, ये सारा अंक गणित है, जिस जहां से सीटें ज्यादा आएंगी उसको वो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी की 2-3 बातें मैं दुरुस्त करना चाहूंगी, शायद उनको सुनने में दिक्कत हो रही है या समझने में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी, आपने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला क्यों दे रही हूँ। मैं खास तौर से पुडुचेरी असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स के मुतालिक संदर्भ में रख रही थी। भाई साहब मुझे बात खत्म करने दीजिए अपनी। जी सुनिए भाई साहब, 2 मिनट में आपने भाई साहब 1 मिनट। बोलो। मैं पुडुचेरी असेंबली में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनके वोटिंग प्रिविलेज को लेकर जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसके बारे में बात करी थी। दूसरी बात आप कह रहे थे जम्मू एंड कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इन्होंने बनाया है, तो सही बातें बनाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मोहर भी तो उसको मिली है। यही पार्टियां, आपकी पार्टी तो पता नहीं उसका क्या रुख है इसको लेकर। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी आपका भाई साहब लगातार बोल क्यों रहे हैं? आप बोल क्यों रहे? नहीं, आपको मैं करेक्ट कर रही थी क्योंकि नहीं बात को आपका अभी गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मैं बात खत्म कर लूं अपनी। आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भाई साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में मुख्य जो उनका जो बिंदु है वो आर्टिकल 370 को हटाना है। इस बात को लेकर ना आपने ना आपके जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया, तो किसके मुताल्लिक आप कहाँ खड़े हैं? लगातार एनसी जब कह रहा है कि ट्रेड भी होगा, मज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी और होना चाहिए, और ये चेताता भी रहा है एनसी हमें लगातार धमकियों की तरह से, एक तरह से कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है, न्यूक्लियर पावर है, चीन से भी बात करने की जरूरत है। आपका उनके साथ गठबंधन है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने खुलकर कोई बयान नहीं दिया। बिल्कुल, और अभी तक उन्होंने ये सारा मुद्दा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर छोड़ दिया। पर अगर सच में सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तो ये सवाल पूछे जाएंगे और इनका जवाब भी आना पड़ेगा। पर क्या एक ऐसी भी तस्वीर हो सकती है जम्मू कश्मीर में जहां कुछ बिल्कुल ही सरप्राइजिंग रिजल्ट कल मिले, जहां पर एक खिचड़ी सरकार बनाने की जरूरत पड़े और तब ये जो 5 सदस्य हैं इनकी भूमिका और अहम हो जाएगी। बेहद दिलचस्प कल के नतीजे होंगे।